हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मैं गुमान सिंह रावत उपस्थित हूँ आपके सामने टेंस पार्ट सेकंड के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी टेंस क्या होता है, टेंस और टाइम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। इसके अलावा टेंस के प्रकारों के बारे में हमने बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस का जो फर्स्ट टाइप होता है, पहला प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस। यानी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट टेंस का भी पहला जो प्रकार आता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि हिंदी वाक्य जो होते हैं उन हिंदी वाक्यों के अंत में, इसके अंदर यानी हिंदी वाक्यों के अंत में है आता है, बहुवचन वाला है, हूं, हो, आए, तो वहां प्रेजेंट टेंस होता है। ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर इनमें से कुछ भी आता है आता है, हूं आता है, वो आते हैं, तो वहां प्रेजेंट टेंस होता है। अब हम बात करते हैं इस प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रकार है ये। दोस्तों, मेरा ऐसा विश्वास है अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित आपके सारे के सारे डाउट्स जो होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, पहचान की। यानी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है आए, ता हूं आए, ती है आए, ते है आए, इनमें से कुछ भी आए तो वहां प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस होता है। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है आए, ता हूं आए, ती है आए, ते है आए, इनमें से अगर कुछ भी आता है तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब हम बात करते हैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूले के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। इसको फॉर्मूला कह सकते हैं हम या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, या ये कहे इसका जो पहला प्रकार हम पढ़ लेते हैं कि जो सेंटेंस का पहला प्रकार होता है वो होता है अफर्मेटिव। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी V1 प्लस एस या ईएस, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, जिसके द्वारा कोई काम संपन्न किया जाता है, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है।
वर्ब या क्रिया जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का आभास होता है, ज्ञान होता है, जिस शब्द से कोई काम वर्क संपन्न होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और कर्म जो काम कर्ता के द्वारा संपन्न किया जाता है उसको हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सामान्यतः सब्जेक्ट सबसे पहले नंबर पे होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद V1 होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता, तो उस केस में एस या ईएस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ या V1 के साथ एस या ईएस लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि ये एस या ईएस किसके साथ लगेगा, तो हम बात करते हैं ई एस किसके साथ लगेगा, एस किसके साथ लगेगा, तो ई एस का प्रयोग यदि वर्ब के अंत में ओ आए, एक्स आए, जेड आए, सी एच आए, एस एच आए, डबल एस आए हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट की स्थिति में V1 के साथ ES लगेगा। मतलब वर्ब के अंत में O आए, X आए, Z आए, CH आए, SH आए, डबल S आए, इनमें से कुछ भी आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो उस केस में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता की स्थिति में वर्ब के साथ ES लगेगा, S का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे गो होता है, अंत में O आ रहा है तो इसमें ES लगेगा, गोज होगा। जैसे सर्च CH आ रहा है तो इसमें भी सर्चेज हो जाएगा, यानी ES लगेगा। क्विज लास्ट में जेड आ रहा है तो ये भी क्विजेज हो जाएगा। जैसे किस शब्द लास्ट में डबल एस आ रहा है किसके अंदर, तो किसेज हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जिसके अंत में इनमें से कोई भी लेटर आए तो ES लगेगा। और अब ES किसके साथ लगेगा, S का यूज किसके साथ हम करेंगे, S का प्रयोग किसके साथ करेंगे, यानी शेष सभी जो वर्ब होती है के साथ एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट की स्थिति में S का यूज करते हैं। यानी से सभी जो वर्ब होती है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ S लगेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होता है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, जिसको हम एक वचन कर्ता कहते हैं। यानी इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जिससे हमें ज्ञान होता है कि कोई एक व्यक्ति है तो उसको हम एक वचन कर्ता कहेंगे। तो जो सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पहला प्रकार आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही आता है, ही यानी वह, पुरुष के लिए आता है। ये शी, इसका अर्थ भी वह होता है या उसने होता है, ये फीमेल के लिए या महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। इट अर्थ होता है ये वस्तुओं के लिए आता है। और
नेम ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, राम श्याम जो भी है, उन सब को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इस प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आई यानी मैं, वी यानी हम, यू आप या तुम, दे यानी वे या उन्होंने, और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम। नेम ऑफ टू एंड मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम अगर होते हैं तो उस केस में हम प्लूरल सब्जेक्ट में इसको हम काउंट करते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट हम मानते हैं। अब इसको हम पर्सन भी कह सकते हैं, व्यक्ति भी कह सकते हैं। देखिए ये टाइप्स ऑफ पर्सन या पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। पर्सन जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा प्रकार आता है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? किसी भी बात को कहने वाला, जो व्यक्ति किसी बात को कहता है, जो किसी काम को करता है, वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। और इस फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है आई और वी, यानी मैं कोई बात कह सकता हूं, हम सब मिलके कोई बात कह सकते हैं, तो आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जो सामने बैठ के बात को सुन रहा होता है, जिसको कोई बात हम कहते हैं, जो सामने बैठता है, चाहे वो एक ही व्यक्ति है तो भी यू होगा, आप होगा, और बहुत सारे हजारों लोग हैं तो भी आप या यू ही होगा। तो यानी सेकंड पर्सन जो है वो यू होगा। और थर्ड पर्सन, जो व्यक्ति उस स्थान पे मौजूद नहीं है, कोई भी अन्य स्थान पे है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, वो अन्य जो व्यक्ति होते हैं वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, इट और किसी भी एक व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ वन पर्सन, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके अलावा दे भी आ जाएगा। ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इसके बेसिक, जो भी इससे रिलेटेड फैक्टर थे उनके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस बनाने के बारे में, कि किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को हम देखें, यहाँ पे हम ये काम को करने वाला होता है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया। हमको इंग्लिश में हम वी बोलते हैं, स्कूल को स्कूल ही बोलेंगे और जाना को गो बोलेंगे। अब हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था वो स्ट्रक्चर हमारा ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 के साथ एस या ES आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो है हमारा V, यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, V सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे गो। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी वाक्य को करने वाला कर्ता बहुवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, इसके साथ एस या ES नहीं लगेगा। यानी वर्ब के साथ एस या ES उसी केस में लगेगा जब वाक्य को करने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो। जब ये बहुवचन होगा तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज नहीं करते हैं। तो वी गो और उसके बाद टू प्रपोजिशन आ जाएगा और ऑब्जेक्ट स्कूल। ये सेंटेंस हो गया।
जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, रानी खाना पकाती है। अब यहां पे रानी सब्जेक्ट हो गया, खाना भोजन जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और पकाना वर्ब हो गया। अब यहां से रानी को अंग्रेजी में हम रानी ही कहेंगे, खाना जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, फूड, और पकाना को क्या बोलते हैं, कुक। अब इसको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनेगा इसका, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है रानी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब क्योंकि ये एक वचन है, रानी किसी एक का नाम है, तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कुक है उसके साथ एस या ईएस लगेगा। तो हमने जो स्पेशल रूल्स पढ़े हैं उसमें पीछे के आ रहा है, इसमें उनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही लगेगा। तो क्या बनेगा, रानी कुक्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूड, यानी रानी कुक्स फूड। इसके बहुत सारे सेंटेंस आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों ही प्रकार के सेंटेंस हम पीछे एक साथ बनाए। तो अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, सकारात्मक वाक्य। अब हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार आता है, वो आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य हिंदी में इसको कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, इस नेगेटिव सेंटेंस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, यानी फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला जो होगा उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में या तो हमें डू नॉट का यूज करना है या डज नॉट का यूज करना है। इसके अलावा एक और बात जो जरूरी है ध्यान देने की, वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी आपका वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ईएस का यूज नहीं होगा, क्योंकि एस या ईएस का यूज हम डू या डज के अंदर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डू नोट किसके साथ लगेगा, डज नोट किसके साथ लगेगा। डू नोट का यूज, यानी डू नोट किसके साथ लगेगा, देखिए डू नोट लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम। नेम ऑफ टू एंड मोर देन पर्सन। इसी तरह डज का यूज, डज किसके साथ लगेगा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, ही है, शी है, इट है, नेम ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, उन सब के साथ हम डज का यूज करेंगे, सॉरी डज नोट का यूज करेंगे, डज नोट का यूज है ना, डज नोट का यूज। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस हम ले लेते हैं एक और वाक्य कि वह बाजार जाती है। पहले इसका अफर्मेटिव फिर इसका नेगेटिव बनाते हैं। देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य लिखा है हमने, इसका नेगेटिव भी बनाएंगे। यहां पर वह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, बाजार ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया।
अब वह जाती है, मतलब फीमेल है ये, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, शी, सबसे पहले हो जाएगा सी। और उसके बाद जाना, गो। अब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ओ आ रहा है, इसलिए ईएस लग जाएगा, गोज। फिर टू और ऑब्जेक्ट आ जाएगा मार्केट। ये तो हो गया इसका एफर्मेटिव। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो शी। अब यहां से एस या एस जो भी होगा V1 के साथ वो हटेगा और उस सब्जेक्ट के बाद या तो डू नोट लगेगा या डज नोट लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नोट। तो सी डज नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट। यानी सेंटेंस हो गया सी डज नॉट गो टू मार्केट। और इसको हिंदी में कहेंगे वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। ठीक है, एक और सेंटेंस डायरेक्ट इसका नेगेटिव ही ले लेते भले ही, जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखिए यहां पे हम हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, और खेलना हो गया वर्ब। स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस का, वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो डू नोट लगेगा या डज नोट, और उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उस नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा V, और उसके बाद V बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू नोट, और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, ऐसे एस कुछ नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो ये बात कर ली हमने नेगेटिव सेंटेंस की। इसके बहुत सारे सेंटेंस हम करने वाले हैं, तो आगे हम बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो तीसरा प्रकार आता है, सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक दो इसके, उसके बाद सबको एक साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना आपका वर्ब हो गया। तो क्या वे बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए डू या डज में से क्या आएगा, डू आएगा। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, डू दे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू द प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस बन गया। अब हम इसके अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसका चौथा जो प्रकार आता है, लास्ट फोर्थ प्रकार, वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य।
स्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत है नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसके, फिर सबके एक साथ करेंगे। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाती हैं। सेंटेंस ये है, प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जाना आपका वर्ब हो गया। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले डू या डज में से क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डज, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये सेंटेंस है, ए एन लिख दो शॉर्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? शी, तो डज शी, और उसके बाद नॉट। नॉट हमेशा तीसरी पोजीशन पे होता है, तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, फिर टू, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मार्केट। एक और सेंटेंस लेते हैं। क्या वह चाय नहीं पीता है, क्योंकि नेगेटिव भी लेना है, तो नहीं पीता है। अब ये सेंटेंस है, ये कुछ प्रश्नवाचक शब्द हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, चाय आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पीना आपका वर्ब हो गया। अब देखिए, पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए हम वर्ब के रूप में ड्रिंक का यूज करते हैं, लेकिन चाय कॉफी के लिए टेक वर्ब के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे ड्रिंक नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे? टेक। तो देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बढ़े तो वह एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस इसका बनेगा वो क्या बनेगा? डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? ही, डज ही, और उसके बाद नॉट, नॉट, और उसके बाद टेक। एस या एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद टी और क्वेश्चन मार्क, यानी डज ही नॉट टेक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है। अब हमने इसके जो सेंटेंस पढ़े हैं उन्हीं को हम मिक्स में कंबाइंड हम पढ़ने वाले। तो अब से सभी टेंस के फॉर्मूले हम वन बाय वन बनाने का प्रयास करते हैं। जिसे पहला जो एफर्मेटिव सेंटेंस था उसको हम ए लिख रहे हैं सिर्फ। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 के साथ एस या ES, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया एफर्मेटिव का। नेगेटिव में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको या तो डू नोट लगाना है या फिर डज नोट लगेगा, और उसके बाद सिर्फ V1 आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा, इस इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है? सबसे पहले या तो डू आएगा या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव जो होगा उसमें डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है फॉर्मूलेज के अंदर। सब्जेक्ट दोनों में, इनमें सब्जेक्ट की सीक्वेंस सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस या ES है, और इसमें डू या डज नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से हट जाएगी। सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES जो होगा वो हट जाएगा, इसका यूज नहीं होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव में डू या डज सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में थर्ड नंबर पे आपको नोट लगाना है, बाकी फॉर्मूले दोनों के सेम है। अब सभी तरह के सेंटेंस एक ही वाक्य को 4 प्रकार से हम करते हैं, जैसे वह दूध पीता है, ये सेंटेंस हमने ले लिया। यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये वर्ब हो गया। क्रम से चलते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही, उसके बाद एक वचन है सिंगुलर है तो एस लगेगा, तो ड्रिंक के साथ एस लगेगा तो ड्रिंक्स, उसके बाद मिल्क तो ही ड्रिंक्स मिल्क, ये अफर्मेटिव बन गया। नेगेटिव में क्या आएगा, इसके हिसाब से चले तो ही, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद V1, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। इसी तरह इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, डू या डज सबसे पहले आएगा तो डज आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद ही, उसके बाद ड्रिंक वर्ब आ जाएगा और उसके बाद मिल्क ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हम देखें तो सेम रहेगा, थर्ड नंबर पे आप नोट लगा दीजिए, डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी वह दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या वह दूध पीता है, डज ही ड्रिंक मिल्क, क्या वे दूध नहीं पीता है तो डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, इसका जो एफर्मेटिव बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। सबसे पहले आएगा वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस नहीं लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो यानी वी प्ले फुटबॉल एफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, तो वी, उसके बाद डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू पहले आ जाएगा तो डू, वी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू वी थर्ड नंबर पे नोट आएगा सिर्फ, और कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, उसके बाद प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। कुछ सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए आपको खुद को बनाने हैं, जैसे राधा नाचती है, दूसरा वह पत्र लिखता है, राम खाना खाता है। लास्ट सेंटेंस है वह स्कूल पढ़ने जाते हैं। ये 4 सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आपको इन चारों सेंटेंस को पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी से पूछे आपको बनाना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में इन चारों ही क्वेश्चंस को हम यहाँ करने वाले हैं। आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इन चारों सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों ही प्रकार से आपको बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जो आर्थिक स्थिति की वजह से अच्छी कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि शेयर का, सब्सक्राइब का आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ छोटा सा प्रयास कीजिए। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो 1000 पहुंचे और हम और आप लाइव क्लास में एक दूसरे से डिस्कस कर सके। एक मोटिवेशनल कोट्स आप सभी लोगों के लिए, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, दुआ है वक्त भी एक दिन आपका गुलाम हो।